पुस्तक पढ़ के हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करना और एक समझ के उसकी बारीकियों को जानते हुए हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करना जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारी बातें हैं जो उसको कि हम आर्ट ऑफ मेडिसिन कहते हैं, कौशल, एक कला। साइंस आपको मालूम है, साइंस तो यही कहती है हाइपोथायराइडिज्म में तो थायरोक्सिन दे दो, लेकिन आर्ट जो उसकी है कैसे दो, किस प्रकार से दो, ये हम लोग को अगले कुछ मिनटों में डिस्कस करना है। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म होगी, नेक्स्ट पोल लॉन्च कीजिए। हाइपोथायराइडिज्म होगी तो हम देंगे क्या इसमें? हम आयोडीन देंगे पेशेंट को, T3 देंगे, T4 देंगे, T3 और T4 कॉम्बिनेशन देंगे, TSH देंगे या थायराइड एक्सट्रैक्ट। अच्छा, 4 ही ऑप्शंस आ पाते हैं आपके पोलिंग में, इसलिए ये आ नहीं पाए। ठीक है, तो इनमें हम देंगे क्या? अधिकांश लोग कह रहे हैं T4 में, और T4 बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम T4 देते क्यों है, ये रेशनल हमको मालूम होना चाहिए। आयोडीन तो हमने आयोडीनेशन कर दिया सॉल्ट का, वो तो जनरल सप्लीमेंटेशन के तौर पे ठीक है। आयोडीन सोसाइटी के लिए है, समाज के लिए है, आयोडीन पेशेंट के लिए नहीं है। पेशेंट को आयोडीन देके ठीक करना वह पेशेंट की थायराइड ग्लैंड पर निर्भर करता है। थायराइड ग्लैंड बनाएगी नहीं बनाएगी? सारी हाइपोथायराइडिज्म केवल आयोडीन डेफिशिएंसी तो थोड़ी है, इसलिए केवल आयोडीन देके हमारा काम कई केसेस में नहीं चलेगा जहां ग्लैंड अपने आप फॉल्ट पे है। T3 की हाफ लाइफ बहुत कम है। T3 की हाफ लाइफ कम होने के कारण से उसको देने से उसके लेवल्स में उतार चढ़ाव बहुत होता है। तो T3 देने पे, आजकल T3 अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अपने हाथ जलाइएगा नहीं आप लोग T3 देके, क्योंकि अधिकांश लोग T3 देके केस बिगाड़ेंगे ज्यादा बनाने से। तो इसलिए जब तक आप उसमें परफेक्ट ना हो जाए तब तक T3 मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि इससे बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। और T4 ये इस मामले में अच्छा है, लॉन्ग हाफ लाइफ है, बहुत अच्छा। दोनों को मिला के देने में टाइट्रेशन में दिक्कत होती है, और TSH देंगे तो फिर एक तो TSH को देना मुश्किल, और दूसरे ग्लैंड से कहेगा काम कर काम कर काम कर, तो ग्लैंड खराब है, काम ही नहीं करेगी। तो इसलिए हमारी प्रिपरेशन ऑफ चॉइस है T4, क्योंकि T4 की हाफ लाइफ ज्यादा है। यही मुख्य हार्मोन है जो ग्लैंड से बनता है, और इसी से हम अपने अधिकांश मरीजों को 99.99999% मरीजों को इससे हम लोग उपचार करते हैं। तो हमारे थायरोक्सिन थेरेपी की, अब देखिए आज के मॉड्यूल का जो मुख्य भाग है वो अब आरंभ होता है। थायरोक्सिन थेरेपी हम किस प्रकार से दें, किस प्रकार से आरंभ करें, आरंभ करने के बाद उसको मॉनिटर कैसे करें, मॉनिटर करने के बाद उसकी डोज में उतार चढ़ाव, टाइट्रेशन कैसे करें, और बाद में पेशेंट को मेंटेन कैसे करें। तो हम लोग आरंभ करते हैं इसके इनिशिएशन से। चलिए, हमारे पास 2 पेशेंट्स हैं। पहला पेशेंट आप समझ गए होंगे, T3 T4 कम है, TSH ज्यादा है, मतलब प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। दूसरा पेशेंट T3 T4 कम है, TSH भी कम है, TSH बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ पाया, इसका मतलब सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। अब इनमें कितनी डोज दी जाए, ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, ये हमारा दूसरा सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म, और तीसरा जिसमें थोड़ा सा TSH बढ़ा है, T3 T4 नॉर्मल कर लिया, जो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। तीनों केसेस हमने ले लिए। अब कितनी हम डोज इसमें देंगे, वो लॉन्च नहीं किया अभी आपने, नेक्स्ट पोल। तो इनमें हम कितनी पेशेंट को डोज देंगे? 25 माइक्रोग्राम। अरे IT टीम प्लीज पोल लॉन्च करिए, अगला पोल। लॉन्च कर दिया है। नहीं भाई, अब आया। अच्छा, इसको भी हाइपोथायराइडिज्म हो गई थोड़ी, हमारे सिस्टम को भी, ये भी धीरे धीरे काम कर रहा है। तो हम 25, 50, 75, 100। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब हमारा जो जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं वह नजर आने लगा। कुछ 25 पे, अधिकांश 25 पे, थोड़े 50, थोड़े 75, थोड़े 100, सब आने लगे। लेकिन हमें देखना है कि इसमें अप्रोच हमारी होनी क्या चाहिए। हमारे पास 3 पेशेंट है, हमसे कहा गया एक चाबुक से 3 घोड़ों को हाको।
अरे नहीं भाई, इसको समझना आसान नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है। एक चाबुक से 3 घोड़ों को नहीं हाका जा सकता, तीनों को अलग अलग समझेंगे, किसी को जोर से मारना है, किसी को धीरे से मारना है। तो क्वेश्चन ये है हमारा, T4 की थेरेपी हम डिसाइड कैसे करते हैं? एक पेशेंट प्राइमरी का था, एक सेकेंडरी सेंट्रल का था, एक सब क्लिनिकल का था। हमें थायरोक्सिन थेरेपी डिसाइड करनी है, तो किसके बेसिस पे डिसाइड करें? T3 T4 TSH या वेट, ये हमें समझना होगा। वास्तव में हमें हाइपोथायराइडिज्म कितनी सीवियर है, सीवियरिटी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ऐसे ही किसी पेशेंट को मनमौजी तौर पे हम नहीं दे देंगे कि 25 50 75 100 कुछ भी दे दिया। हाइपोथायराइडिज्म कितनी सीवियर है, अब सीवियरिटी कैसे डिसाइड करें? जो ग्रंथि गड़बड़ है, उस ग्रंथि का जो उत्पाद है वो हम नहीं टेस्ट करेंगे। थायराइड गड़बड़ है, T4 बना रही है, तो T4 हमको सही जानकारी नहीं देगा, इस केस में हम TSH टेस्ट करेंगे। और पिट्यूटरी गड़बड़ है, वो TSH बना रही है, तो TSH गड़बड़ है अगर, तो हम T4 टेस्ट करेंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म प्राइमरी में TSH और सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म जो कि बहुत रेयर होता है उसमें T4, इनके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे डिजीज कितनी सीवियर है। जैसे जैसे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड सप्रेस होती जाएगी, उतना हार्मोन कम बनाएगी, तो TSH उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो TSH जितना ज्यादा बढ़ रहा है, कोई बता रहा है कि थायराइड उतनी कमजोर है, तो ग्रंथि थायराइड कमजोर है तो टेस्ट TSH करेंगे। अब दूसरा, हमारा पिट्यूटरी ही खराब है, कमजोर है, वो TSH बना रही थी, तो अब हम थायराइड से बनने वाला T4 टेस्ट करेंगे कि T4 कितना कम है। जितना T4 कम होगा उतना सीवियरिटी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा है। तो T4 हम सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में, TSH हम प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में टेस्ट करेंगे। अब अभी भी कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप में एक डिस्कशन हो रहा था, तो जो लोग हमारे MCH ग्रुप के साथ हैं, उस ग्रुप में मैं उसमें कुछ बोला नहीं उस दिन, क्योंकि ये प्रोग्राम आने ही वाला था। बार बार ये बात आती है कि हाइपोथायराइडिज्म में 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट थायरोक्सिन की जरूरत पड़ती है। अरे भाई, तो टेस्ट तो गए बाहर में, उनको सब रद्दी की टोकरी में डालो, पेशेंट को एक वेइंग मशीन देके बैठो और कहो थायराइड हमसे ठीक करा दो। हमारे पे वेइंग मशीन है, हम सबको तोल तोल के लिखते जाएंगे थायराइड की गोली। ऐसा तो नहीं होता। तो वेइंग मशीन के अनुसार केवल उन पेशेंट्स का इलाज होगा जिनकी थायराइड बिल्कुल नॉन फंक्शनल है, थायराइड काम ही नहीं कर रही, या जैसे थायराइडेक्टमी हो गई, पूरी थायराइड ग्लैंड निकाल दी, या रेडियो आयोडीन देके पूरी थायराइड ग्लैंड खराब हो गई, या हाइपोथायराइडिज्म इतनी सीवियर है कि ग्लैंड काम नहीं कर रही। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स में हम वेट के अनुसार थायराइड की डोज डिसाइड करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि बस फिर तो एक पेशेंट को एक डोज दे दी वो जिंदगी भर चलता रहेगा। वेट में कोई 10-12 किलो का अंतर आता नहीं, 1-2 किलो के अंतर से अंतर पड़ना भी नहीं। तो वहां पे भी ये बात सही नहीं है। अभी इतना याद रखें, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में TSH के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कितना सीवियर है, और सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में T4 के अनुसार हम डिसाइड करेंगे। जिनमें ग्लैंड नॉन फंक्शनल है वहां पे 1.6 से 1.8 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट डोज होती है। अब हम एक अनुमान देखते हैं, 60 किलो का व्यक्ति है और मिनिमम डोज 1.6 से हम लेके चले तो लगभग हमको 100 माइक्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। बहुत मोटा ताजा व्यक्ति है 100 किलो का, इससे हम लेके चलते हैं तो 160, और अपर डोज से लेके चलते हैं तो 180। मतलब अगर किसी पेशेंट की थायराइड बिल्कुल डैमेज्ड है तो उसको अमूमन 100 से 180 माइक्रोग्राम के बीच में प्रतिदिन आवश्यकता पड़नी चाहिए, यह अनुमान है। तो अगर 100-150 नॉर्मल व्यक्ति में या बहुत मोटे व्यक्ति में 180, इससे इसके बीच में तो हमारा बनता है। 180 से ऊपर का तो बनता ही नहीं, पूरी ग्लैंड डैमेज हो तब भी हमको अमूमन 180 से ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अब ये एक क्लू है, हम लोग अपनी क्लिनिक में बैठ के यह जब भी हम देखें कि पेशेंट को 175 माइक्रोग्राम पर केजी से ज्यादा की आवश्यकता पड़ रही है,
तो इस बात का ध्यान दें कि सब सही है ना, इतनी ज्यादा की तो आवश्यकता होती ही नहीं है। तो जब भी हमारे पेशेंट को 150 माइक्रोग्राम के ऊपर देने की आवश्यकता पड़ रही है तो हम सतर्क हो जाए, और 175 के ऊपर है तब तो हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी कि हम यह निश्चित कर लें कि सब वाकई में ठीक है या कुछ गड़बड़ हो रही है। इस व्यक्ति की बात करें, अगर जो 3 पेशेंट्स थे उनमें हम पहले की बात करें जिसमें T3T4 कम और TSH अधिक, मतलब प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म थायराइड की गड़बड़, मतलब हमें सीवियरिटी देखनी है TSH के अनुसार। TSH 50 है, तो TSH 50 है। अब हमें सोचना, अब इसकी पोजिंग तो मैं नहीं करा पाऊंगा, अब हमें सोचना है कि 50 TSH पे हम कितनी इसको डोज आरंभ करें। चलिए आप लोग अपने आप मन में सोच लीजिए कि क्या आप देना चाह रहे हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसमें अपना अनुमान बताऊंगा। अपने पहले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था इसका कोई रिटन बेसिस नहीं है, इस स्लाइड का कहीं पे आपको ये रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, ये मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं। इसका क्या अर्थ है, जितना TSH है लगभग उसके 2 गुने दवा की हमको आवश्यकता पड़ती है। हम नॉर्मल 5 से कम होता है जब TSH, तो ये नॉर्मल रेंज है, हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। 5 to 10 जब सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म होती है हम उसमें यूजुअली 12.5-25 माइक्रोग्राम देते हैं, और 50 से ऊपर जो TSH है उसमें हम लोगों ने अभी बात की कि लगभग 100 माइक्रोग्राम देते हैं। तो लगभग आप देखें 50 पे 100 की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम और 5 पे करीब करीब 12, 10 पे करीब करीब 25 की आवश्यकता पड़ रही है। तो एक मोटे तौर पे, एक अनुमान के तौर पे मैं आपको एक सोचने के लिए एक पॉइंट दे रहा हूं कि जितना TSH हो लगभग उसकी दूनी मात्रा से हम थायरोक्सिन की आरंभिक डोज, आरंभिक, पहली बार जैसे मैं अगर आपके घर जाऊं तो मैं कितनी रोटी खाऊंगा, आप अंदाज से मुझे 2 रोटी परसोगे, फिर पूछ पूछ के देते जाओगे। तो जो पहली बार आप हम मुझको 2 रोटी परसो, या पहली बार एक पहलवान मेरे साथ जाए तो जानते हो उसका 2 में पेट नहीं भरता, शुरू में ही आप 4 परसोगे। तो उसी तरह से ये आरंभिक एक बात है, उसके बाद फिर हम उसको रिवाइज करते रहेंगे। तो पहली बार अनुमान के तौर पे ये एक धारणा काम कर सकती है। तो 50 TSH पे हम 100 दे रहे हैं, 500 पे हम कितनी डोज देंगे, ये बहुत आवश्यक है इस बात को जानना और समझना कि TSH इसमें हम तब भी हमारी डोज लगभग 100-125 ही रहेगी, क्योंकि जो TSH है वह एक नॉर्मल रेंज में तो उसमें चेंजेस होते हैं और इस तरह से होते, लेकिन एक बहुत हाई रेंज में आ जाए तो भी ये पैराबोला जो है वो फ्लैट होने लग जाता है, बहुत लो रेंज में आ जाए तब भी फ्लैट होने लग जाता है। इसका मतलब TSH की जो सेंसिटिविटी है वो उसकी मिडिल रेंज में अच्छी है। जितना नीचे जाते जाएंगे TSH की सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, जितना ऊपर जाते जाएंगे वो भी कम हो जाएगी। तो जो मिडिल रेंज का TSH है ऊपर जाने पे फ्लैट हो जाता है, तो 80 के ऊपर तो लगभग फ्लैट होता है। कई पहले के एसेज में हम लोग कहते थे 60 के ऊपर, 60 और 600 में कोई बहुत फर्क नहीं है। इसी तरह नीचे आने पे 0.1 के नीचे अब हम जा रहे हैं 0.1, 0.05, 0.005, इनमें भी कोई बहुत फर्क नहीं है। तो ये दोनों एंड्स ऐसे हैं जिन पे TSH बहुत रिलायबल नहीं होता। तो हमको जब वो 60, 70, 80 के आसपास TSH है तभी हमको ये मान लेना चाहिए कि लगभग कंप्लीट थायराइड फेल्योर की स्थिति है, और ऐसे केसेस में हमको यूजुअली 100-125 माइक्रोग्राम की ही आवश्यकता होती है। तो कई बार क्या होता है जब TSH, आजकल जो लैब्स हैं वो TSH कोई दे रही है 1200, तो इतना तो मैंने आज तक देखा ही नहीं कभी 1200 TSH, ये तो बड़ा सीरियस केस है। कोई सीरियस नहीं है, जो आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं 60, 70, 80, 90, 100 TSH वाले, 1200 वाला बिल्कुल उनमें से कोई एक है। बस इसको भी आपको वैसे ही ट्रीट करना है जिस तरह से TSH 60, 70, 80 वाले को ट्रीट कर रहे हैं। तो बहुत हाई रेंज में TSH और बहुत लो रेंज में TSH, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे केसेस में भी हमको डोज वही देनी है। इस डोज को देंगे कब, हम किस समय खिलाएंगे, आप सब लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मिक्स्ड ओपिनियन आ रही है कि इसको हम किस समय खिलाएं। तो यहाँ पे हम लोग की एक आदत है, हम लोग थायरोक्सिन को खाली पेट खा लेते हैं, इतना कह के भूल जाते हैं। खाली पेट सुबह खाना ठीक, सुबह खाली पेट खाना ठीक, सुबह खाना, खाली पेट खाना, और गोली खाने के बाद 1 घंटे तक हमें कोई पानी ले सकते हैं, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, लेमन वाटर ये ले सकते हैं, लेकिन दूध की चीज, भोजन वाली चीजें यह हमको नहीं लेनी, क्योंकि ये वाली चीजें जब हम लेते हैं तब हमारे थायरोक्सिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो हमें 3 चीजें बोलना है, सुबह, खाली पेट और गोली लेने के बाद 1 घंटे तक दूध, चाय, नाश्ता ये चीजें नहीं लेनी, जिससे थायरोक्सिन का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके। जितनी चीजें हम लेते हैं वो गैस्ट्रिक एसिड को डाइल्यूट कर देती है, थायरोक्सिन का एब्जॉर्प्शन कम रह जाता है। तो एक हम लोगों ने क्लिनिकल क्लू क्या सीखा कि टीएसएच अगर बहुत ज्यादा हो, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में सीवियरिटी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म टीएसएच के अनुसार हमको डिसाइड करनी है। टीएसएच अगर बहुत ज्यादा भी हो तो भी घबराने की कोई बात नहीं, उसको हमें 100-125 की डोज से ही आरंभ करना है। और तीसरी चीज जो गोली को देना है सुबह, खाली पेट, और देने के बाद 1 घंटे तक चाय नाश्ते का परहेज। अब इनमें से किन चीजों, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी इंटरफेयर करती है थायरोक्सिन के एब्जॉर्प्शन से? दूध, भोजन, कैल्शियम, आयरन, एंटासिड, रेनिटिन, पेंटोप्राजोल। और बिल्कुल सही, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने थोड़ा बीच में अटक गए हैं, लेकिन ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है, क्योंकि हमने क्या कहा, एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिटी, एसिड पीएच की आवश्यकता है, और एसिड पीएच अगर एंटासिड लेंगे और कोई भी हम एसिड सिक्रीशन कम करने वाली दवा लेंगे तो वह इंटरफेयर करेगा। इन सब चीजों से थायरोक्सिन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, हमने ये तो कह दिया 1 घंटे तक कुछ दूध चाय नाश्ता मत लेना, लेकिन कितने पेशेंट्स को हम लोग आजकल, एक फैशन बन गया है, यहाँ पे मैं अपने विषयांतर हो रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूं, क्या हमारे इतनी एसिडिटी होती है हमारे लोगों को, पेशेंट्स को? हमारे हर दूसरे प्रिस्क्रिप्शन में पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसोप्रोप्राजोल लिखा होता है। क्या सबको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, ड्यूडेनल अल्सर हो गया है? जरा सा किसी ने कहा एसिडिटी और हमने उठा के उसे जो बेस्ट पीपीआई है उसको जोड़ दिया। ध्यान रखिए, इसके लिए जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है जठराग्नि, ये जठराग्नि बहुत आवश्यक है। जितने फूड में जितने इंजूरियस सब्सटेंसेस हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस है, उनको ये वहीं पे मार रही है, कई चीजों को वहीं पे खत्म कर दे रही है, भोजन के डाइजेशन में मदद कर रही है। हमारी बहुत सारी परेशानियों की जड़ है ओवर यूज ऑफ पेंटोप्राजोल। और हम लोग कब कहते हैं, सुबह खाना, डोपेराडोन के साथ, हर एक को डोपेराडोन के साथ देना। क्यों भाई? तो हम कहीं ना कहीं हम एक बहते हुए से इलाज कर रहे हैं। पेंटोप्राजोल जरूर देना है और सुबह लेना है, और थायरोक्सिन भी सुबह लेनी है, पेशेंट ने दोनों खा ली, फिर कहना डॉक्टर साहब कंट्रोल ही नहीं बनी। तो हमें प्रिस्क्रिप्शन पे निगाह डालनी है, जहां पे भी हमारे ये ड्रग्स हैं, जहां भी कैल्शियम, आयरन है, थायरोक्सिन से कम थायरोक्सिन 1 से 2 घंटा लगता है एब्जॉर्ब होने में, तो 1 से 2 घंटा हम ये प्रिपरेशन ना दें। अच्छा, कैल्शियम आयरन को तो सुबह सुबह देने की आवश्यकता भी नहीं है वैसे ही, तो बेहतर है हम, अच्छा कैल्शियम आयरन भी कई लोग साथ साथ दे देते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे को चिलेट करती हैं, एक दूसरे का अब्जॉर्प्शन इंपेयर करती हैं। तो सुबह हमने थायरोक्सिन ले ली, 2 घंटे का गैप करके पेंटोप्राजोल दी, दोपहर में कैल्शियम दी, रात में आयरन लिया। प्रेग्नेंट फीमेल्स में खासतौर से ये भी चलती, ये भी चलती, ये भी चलती, ये भी चलता। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम सब कुछ देते हैं और सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं, सब काम खराब हो जाता है। तो थायरोक्सिन आप भी लिखेंगे, हम भी लिखेंगे, लेकिन अंतर कहां आ गया,
1 घंटे का गैप कराना है, फूड इंटरेक्शन, मेडिसिन से इंटरेक्शन देखना है, या हमारे पेशेंट को बिना दवा बढ़ाए कम दवा में और ज्यादा लाभ दे देगा और पेशेंट स्टेबल रहेगा, वरना फ्लक्चुएशन होते रहेंगे। तो इन्हीं बातों को हमें ध्यान रखना है कि थायरोक्सिन देनी है, हाफ लाइफ अधिक होने के कारण से खाली पेट देना है क्योंकि एसिड के साथ एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, और 1 घंटे का कम से कम, बेहतर हो 2 घंटे का हम गैप रखें बाकी चीजों से, जिससे गैस्ट्रिक एसिड हमारा डाइल्यूट ना हो। इन बातों का ध्यान रख के हम अपने पेशेंट को ठीक प्रकार से थायरोक्सिन थेरेपी का लाभ दे पाएंगे। चलिए अब आते हैं कुछ मजेदार बातों पे। अभी तक बिल्कुल बेसिक बातें थी, इस पर ध्यान रखिएगा। अब यहां से बातें थोड़ी समझ की आवश्यक होती है। चलिए, लोगों ने रिस्पॉन्ड करना भी शुरू कर दिया कि ये क्या है। हमारे पेशेंट T4 कम, बहुत कम, TSH ज्यादा, बहुत ज्यादा, कोई डाइवोट नहीं, थायरोप्राइविक हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरोक्सिन दी, और थायरोक्सिन देने के बाद पेशेंट को परेशानियां शुरू हो गई। तो जब आपने ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, नींद उड़ गई, धड़कन होने लगा, कंपन होने लगा, और पेशेंट भगा भगा 5 दिन 6 दिन के बाद आया, डॉक्टर साहब बड़ी परेशानी हो रही है, क्या है? अधिकांश लोगों ने लगाया है ड्रग ओवरडोज, और कुछ लोगों ने लगाया साइकोजेनिक या समथिंग एल्स। यह भी डिस्कशन हमारे ग्रुप में कुछ दिन पहले हो रहा था, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्सेज उस पे थे। 4-5 दिनों के अंदर ड्रग ओवरडोज नहीं हो जाएगी, ये ध्यान रखिए। यह जो पेशेंट है, यह बेसिकली हमारे काम करने के तरीके को बताता है। फिर से उसी बात पे आ गए कि ड्रग, अगर हमारे सामने 2 3 4 5 डॉक्टर बैठे हैं, सबको थायरोक्सिन लिखनी है, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम दिन में 50 मरीजों में, हम इसमें 15 में देखते हैं, आप हो सकता है 1-2 को देखते हो, लेकिन आप रोज इस तरह का एक पेशेंट देखते जरूर हैं, आप लिखते भी हैं उसके लिए ट्रीटमेंट। तो अगर ये दिक्कत लेके आया, तो बस हमें इतना ध्यान रखना है, यह है सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए, T4 1/3, TSH हम लोगों ने बात की कि मैक्सिमम रेंज वाला, तो बिल्कुल फ्रैंक ओवर हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब बिल्कुल ढला डल लेथार्जिक वो पेशेंट आ रहा है, और उसको आपने शुरू की दवा और कल से का दौड़, तो कैसे दौड़ेगा? उसको परेशानियां होंगी। तो जो आरंभिक दिक्कतें हैं पेशेंट की सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म में, जैसे ठंड के मौसम में दिसंबर में हमने रजाई हटाई और खड़े हो, चलो बाहर घूमने चले, तो एकदम से उसको एक्लाइमेटाइज होने में समय लगेगा, तुरंत नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जॉगिंग करनी है, उसके पहले थोड़ा वार्म अप करो, तब उसके बाद आप दौड़ना शुरू करो। यहाँ पे हमने पेशेंट को सीधे दौड़ा दिया। तो कभी कभी सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट, जब हम उसको, जिसकी मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डल हो चुकी है, उसको एकदम से जब हम मेटाबॉलिज्म का एक्टिवेटर थायरोक्सिन देते हैं, तो उसको ये परेशानियां होंगी। तो सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जब इस तरह की दिक्कत हो, तो हम कुछ और अप्रोच लें। क्या अप्रोच लें? क्या करें? एंजियोलिटिक के साथ में दें, जिससे कि सिम्टम्स ना आए, बीटा ब्लॉकर्स साथ में दें, जिससे पैल्पिटेशन ट्रेमर्स ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, पोलिंग लॉन्च कर दीजिए। एंजियोलिटिक दे दें, बीटा ब्लॉकर दे दें, या थायरोक्सिन हम धीरे धीरे करके थोड़ी डोज में आरंभ करके तब उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। क्या करने से पेशेंट को परेशानियां नहीं होंगी? अधिकांश लोग हमारे अंतिम ऑप्शन पे ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ भाई अभी एंजियोलिटिक और बीटा ब्लॉकर पे लटके हुए हैं। भाई साहब, कोई आवश्यकता नहीं है एंजियोलिटिक की, कोई आवश्यकता नहीं है बीटा ब्लॉकर की। पेशेंट को हमें एकदम से उठा के खड़ा करके दौड़ा देने लग जाना है। हमें कुछ पेशेंट्स में, सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म वाले कुछ पेशेंट्स में, थायरोक्सिन की डोज धीरे धीरे शुरू करनी है। किन पेशेंट्स में करनी है? जो सेंसिटिव है,
जो ज्यादा लिथार्जिक हो सकते हैं, जो जिनकी मेटाबॉलिज्म पहले से कम है, जो एकदम से एक्सेलरेशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जैसे मुख्य रूप से बुजुर्ग लोग। तो वहां पे जहां पे उम्र जितनी ज्यादा होती जा रही है, थोड़ा सा हम स्लो चलें। बाबूजी को दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को दौड़ाओ, बच्चा झेल लेगा, बच्चे को कुछ नहीं होगा, यंग एडल्ट झेल लेगा। तो ऐसे लोगों को जब हम फुल डोज में भी शुरू करते हैं तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन एल्डरली जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो हमें थोड़ा आहिस्ता से, हमने कुछ दिन 2 डोज देके फिर उसको सपोज 1 सप्ताह तक हमने 2 डोज देके उसके बाद फुल डोज दी, या अगर हमें देख रहा है कि और सेंसिटिव वीक फेल पेशेंट है तो 1/4 डोज दी हमने 1 सप्ताह, फिर हाफ डोज दी 1 सप्ताह, फिर 3/4 डोज दी, फिर फुल डोज दी, जिससे उनको ये डिस्कम्फर्ट ना। अब एक दूसरा सवाल, हाँ आप लोगों ने पोलिंग भी आरंभ हो गई है, बड़े अच्छे जवाब भी दे दिया आप लोगों ने कि यदि किसी पेशेंट को या और क्या क्या परेशानी हो सकती है। ये पेशेंट आए, थायरॉक्सिन शुरू किया, गैस्ट्राइटिस, हेडेक, सिंकोप या एंजाइना। तो अधिकांश लोगों ने एंजाइना कहा है, सही है। एंजाइना एक मेजर प्रॉब्लम है जो इसी प्रकार आ सकती है। तो हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट तो सही आरंभ किया, थायरॉक्सिन उसको देनी थी, थायरॉक्सिन दी, लेकिन खाली पेट बताया, भोजन से डिफरेंस नहीं बताया। खाली पेट दी, साथ में कुछ और दवा दे दी, पूरी डोज एकदम से दे दी। तो यह सारी चीजें या इनइफेक्टिव होती गई या पेशेंट के लिए ट्रबलसम होती गई, जिनमें एक बहुत बड़ी ट्रबल है एंजाइना। जैसे हम लोगों ने बात की कि पेशेंट को धड़कन बेचैनी, चक्कर, कंपन, ये सब हो सकता है, उसी प्रकार से एंजाइना हो सकता है। और अगर एंजाइना हो तो क्या करना है, नेक्स्ट गोल कि एंजाइना से बचाने के लिए हम अपने पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स को हम नाइट्रेट बीटा ब्लॉकर्स देते हैं क्या? हर पेशेंट को जब हम थायरॉक्सिन शुरू करें तो क्या उनको किसी मेडिकेशन के साथ शुरू करें? तो वास्तव में जवाब यहाँ पर भी वही है कि हम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज में आरंभ करें, और विशेष रूप से एल्डरलीज में जिनकी आयु ज्यादा है और जो सीएडी के नॉन पेशेंट्स हैं उनमें। तो एल्डरली और सीएडी के नॉन पेशेंट्स में हम लोगों को यह धीरे धीरे डोजेस को आरंभ करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, एकदम एग्रेसिव होके और फुल डोज हमको नहीं देनी चाहिए। पहली चीज आरंभिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और दूसरी चीज उनको एंजाइना प्रेसिपिटेट हो सकता है, ये दोनों। आइए, हम लोगों ने अभी तक बात की प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, अब हम जा रहे हैं T4 कम, और T4 कम है तो TSH बढ़ना चाहिए, TSH नहीं बढ़ा तो TSH हमारा वह भी कम है अगर, तो हमने थायरॉक्सिन आरंभ की, क्या होगा? एक पेशेंट आया कि जब से आपने डोज शुरू की वही चीजें, मुझे चक्कर आने लगे, घबराहट होने लगी, आंखों के आगे अंधेरा आने लगा, और वो डिहाइड्रेशन और शॉक में वो पेशेंट एडमिट हुआ। बहुत अनकॉमन भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे 25 वर्ष पुराना समय याद आता है, जब हमने प्रैक्टिस आरंभ की तो हमारे एक सीनियर फिजिशियन आके बैठे, कहते यार पंकज एक बात बताओ, ये माता जी आ रही हैं, ये माता जी मुझे कई सालों से दिखाती हैं, और ये जब आती हैं तो इनकी फ्रैंक हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, लेकिन मैं इनको दवा शुरू करता हूँ और ये बेचैन हो जाती है, बड़ी सारी परेशानी होती है, लगता है अब गिरी, और तो मैं दवा हटाता हूँ ठीक हो जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म, मैं 3 बार देख चुका। ये क्या चक्कर है? ये एक क्लिनिकल क्लू है। आप लोगों ने, अधिकांश ने पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी पे क्लिक किया है, कुछ लोगों ने मिक्सिडिमा कोमा पे, और कुछ लोगों ने एड्रिनल क्राइसिस पे। तो देखिए, यह अगर हमारा पेशेंट मेडिसिन शुरू होने के बाद और ज्यादा सिम्टोमेटिक हो जाए, तब हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, कहीं कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ कहाँ पे है? एक गड़बड़ बहुत बड़ी ये है कि वह एड्रिनल क्राइसिस में जा सकता है। बात हुई ना, डिहाइड्रेशन,
शॉक, अल्टीमेटली घबराहट, कमजोरी, प्रोफाउंड वीकनेस, चक्कर, ब्लैकआउट, ये सब चीजें क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पेशेंट्स हैं सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म, ध्यान रखिए पिट्यूटरी कितनी बड़ी है, मटर के दाने के बराबर, जरा सी पिट्यूटरी, टीएसएच सिक्रेटिंग सेल्स यहाँ होती हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये आगे का भाग, और बीच में होती है एसीटीएच बनाने वाली सेल्स। तो बिल्कुल अगल बगल है। पिट्यूटरी का कोई भी लीजन जो इसको गड़बड़ कर रहा है वो इसको भी गड़बड़ कर सकता है। जरा सी पिट्यूटरी है 1 सेंटीमीटर साइज की। तो ऐसे में यदि हमारी थायराइड की डेफिशिएंसी है तो थायराइड की डेफिशिएंसी के साथ साथ एसीटीएच की, टीएसएच के साथ साथ एसीटीएच की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोकॉर्टिसोलिज्म। तो ऐसे पेशेंट्स में जब हमें पिट्यूटरी हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करना हो, हमेशा एक नियम बना के रखें। पहली चीज तो हर केस हर किसी के डील करने वाला नहीं होता। कृपया ये सेंसिटिव पेशेंट्स हैं, इनमें हाथ ना लगाएं। जो इस तरह के केसेस देख रहा है उसको रेफर कर दे, क्योंकि यह केस हर एक के बस का नहीं है, हम नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो हमारे एक सीनियर ने हमने केस दिखाया कि यार जब मैं शुरू करता हूं तब ये लेडी रेस्टलेस हो जाती है और मैं हटा लेता हूं, ठीक हो जाती है। क्योंकि जब हम शुरू करते हैं तब हमारा कोर्टिसोल डेफिशिएंसी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि थायरोक्सिन आवश्यक है कोर्टिसोल की मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जितना हमारा थायरोक्सिन कम होगा कोर्टिसोल की मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी और पेशेंट ठीक रहेगा। जैसे ही हमने थायराइड हार्मोन दिया कोर्टिसोल की मेटाबॉलिज्म बढ़ गई, तो जो कोर्टिसोल कम में काम चल जा रहा था वो अब नीचे देगा, पेशेंट हाइपोकोर्टिसोलिज्म में चला जाएगा। तो इसलिए सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में हमको पहले T4 कम, हमने देखा कि T4 कम है, तुरंत हमें किया कि T4 कम है, TSH कम है, पिट्यूटरी ओरिजिन है, तो ठहर जाओ, ACTH और कराओ, कोर्टिसोल और कराओ, ACTH नहीं कोर्टिसोल, कोर्टिसोल और कराओ, ये देखें कि हाइपोकोर्टिसोलिज्म भी तो नहीं है। और कोर्टिसोल अगर हमारा कम है ठहर जाइए, थायरोक्सिन के कमी से कोई मरेगा नहीं, पहले कोर्टिसोल रिप्लेसमेंट करिए। जब कोर्टिसोल रिप्लेसमेंट हो जाए, पेशेंट का कोर्टिसोल लेवल ठीक आ जाए, 1 महीना नहीं कुछ दिन केवल, जब ये ठीक आ गया अब हम थायरोक्सिन शुरू करें और पेशेंट आराम से टॉलरेट करेगा, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में हाथ नहीं लगाना, कारण क्योंकि पिट्यूटरी से एसीटीएच की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, यह है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का केस। इसको पिट्यूटरी वाला नहीं है, लेकिन इसके साथ भी कथा वही हुई। जब हमने इसको शुरू किया, जैसे ही थायरोक्सिन, वैसे ही वो पेशेंट उसी तरह से रेस्टलेस होने लगा और कोर्टिसोल थायरोक्सिन हटा ले और पेशेंट ठीक हो गया। ये क्या हुआ? यह भी एड्रेनल क्राइसिस है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे हमारे कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक साथ प्रभावित होती हैं, थायराइड भी और एड्रिनल्स भी। ऐसे में ओवरीज भी, पैराथायराइड भी, कभी कभी पैंक्रियास भी, कभी कभी टेस्टिस ओवरी, ये साथ में इन्वॉल्व हो सकती है। तो ऐसे में प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का केस भी हाइपोकोर्टिसोलिज्म उसमें हो सकती है। साथ में जब हम थायरोक्सिन शुरू करेंगे तो इसी अवस्था से वह दो चार होगा। तो यहाँ पे भी हमें वही ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, हम लोग कोर्टिसोल का टेस्ट करा के और थायरोक्सिन और कोर्टिसोल साथ साथ, या पहले कोर्टिसोल बाद में थायरोक्सिन, इसको आरंभ करें। तो ये इंट्रिकेसीज इन मैनेजमेंट, इन पे हमें ध्यान रखना है। कभी कभी आते हैं लेकिन आते हैं। एक केस और, T4 कम TSH ज्यादा, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, ठीक। हमने जब इनको थायरोक्सिन शुरू की तो 3 ही दिन बाद आए, हस्बैंड कह रहा है कि भाई सर समझ नहीं आया, आपने जब से दवा शुरू की है तो
बार यूरिनेशन, ये तो दिन में 10 चक्कर लगा चुकी है। तो बार बार यूरिनेशन, इसका कारण क्या है? ऐसा क्या हुआ कि थायरोक्सिन की टैबलेट शुरू करते ही और पेशेंट को खूब यूरिनेशन शुरू हो गया? लोगों ने, हमारे मित्रों ने डायबिटीज इंसिपिडस का डाउट कहा है, कुछ लोगों ने कहा कि डायबिटीज मेलिटस भी प्रेसिपिटेट हो सकती है, और कुछ ने एनीथिंग एल्स भी कहा है। वास्तव में ये ध्यान रखिए, हाइपोथायराइडिज्म में है क्या? ये केस है सीवियर हाइपोथायराइडिज्म का। देखिए T4 कितना कम है, T एसिड कितना ज्यादा है। ऐसे में बदन फूल गया, खूब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भर गया, खूब इडिमा है और आवाज भी भारी हो गई और पूरा डल हस्की, एक लेथार्जिक पेशेंट हो गया। जब थायरोक्सिन दिया तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सक्रीट आउट होता है। तो यह एक साइन ऑफ एफिकेसी है, यह नॉर्मल है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। यह सामान्य प्रक्रिया है कि जब जितना ज्यादा पेशेंट को पहले एडिमा होगा, थायरोक्सिन देने पे उतना हमारा यूरिनेशन ज्यादा होगा, और यह एडिमा कम होने से ही लोगों का अधिकांश वजन कम होता है। जो लोग कहते हैं कि खूब बढ़िया वर्षा हो रही है यहाँ पे, तो मूसलाधार, और कल तो आसपास के क्षेत्रों में ओले भी गिरे, तो हम लोग क्या बात करते हैं? यूरिनेशन की। अधिकांश जो वेट लॉस होता है वो इसी बॉडी वाटर का होता है। तो यह ध्यान रखना है, थायरोक्सिन की कमी से वेट गेन एक तो इडिमा के रूप में ज्यादा होता है, और थायरोक्सिन लेने के बाद वेट लॉस वह भी इस इडिमा के कम होने से होता है अधिकांश। तो अगर पेशेंट एक्स्ट्रा यूरिनेशन की बात कर रहा है, वह एक सामान्य प्रक्रिया है, थायरोक्सिन लेने के बाद ऐसी होती है।